दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ खास शख्सियत त्रिभुवन चौहान जी मौजूद हैं, क्योंकि ये केदारनाथ यात्रा करके आए हैं। हम तो अखबारों में पढ़ रहे थे भैया कि क्या कुछ हो रहा है केदारनाथ में, किस प्रकार से वहाँ पर कभी रीलें बंद हो रही हैं चलनी, कभी कह रहे हैं कि वीआईपी दर्शन बंद हो रहे हैं, और तीर्थयात्रियों के हाल तो आपने देखे ही हैं। त्रिभुवन चौहान जी हमारे पुराने मित्र आज घूम फिर के आए हैं, और पैरों में देखिएगा किस प्रकार से छाले भी पड़वा के वहाँ से आए हैं। आज हम त्रिभुवन भाई से पूछेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, क्योंकि इस बीच त्रिभुवन चौहान की एक रील बड़ी वायरल हुई है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, फिर कोई एक पुरोहित आते हैं उनको डांटते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि रील वहाँ पर नहीं बनाई जाएगी। त्रिभुवन भाई पहले तो बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा धमाल मजा के आए हैं आप केदारनाथ घाटी में, और मैं देख रहा था कि कई लाखों में आपके दर्शक जुड़ रहे थे, और जो मेन खामियां थी वो भी आपने वहाँ पर बताई है। रील बड़ी वायरल हुई, इसके पीछे की सबसे पहले कहानी क्या है? मैं देख रहा था कि रील बड़ी वायरल हुई है आपकी, लोगों ने आपके लोगों के ऊपर अपना लोगो लिखा के चिपकाया। हाँ, नहीं, कई नेशनल चैनल्स का फ़ोन भी आया और उन्होंने कहा कि भैया आपका वीडियो है, और क्योंकि उसकी प्रति और नहीं थी तो वही उनको यूज़ करना पड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात हुई कि जब हमने वीडियो डाली तो उससे किसी ने रील फॉर्मेट में उसको 30-35 सेकंड जहाँ हमने वो हुक के रूप में डाला था, वो उठा के डाल दिया था। कहानी कुछ ऐसी थी, ये युवा वहाँ पर आए, ढोल बजाने लगे, तो मैंने इनको पहले बोला, मैंने कहा बेटा आपने कैमरा लगा रहे हो, आप क्या रील बनाने के लिए यहाँ आए हो? तो उस पर मैंने जो आपने इंटरव्यू देखा होगा उन बच्चों का, वो ढोल पीटने से पहले का है। अच्छा। इंटरव्यू में ले चुका था इनका कि भैया जो आप रील बना रहे हो ये कितना सही है कितना गलत, उस पर वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने वो पूरा वीडियो देखा होगा। तो फिर तुरंत फिर ये ढोल बजाने लगे कुछ, और आप यकीन मानिएगा कुछ वीडियो फुटेज ऐसी थी जो हमने वहाँ दिखाई ही नहीं, जो एक्सक्लूसिव अभी भी हमारे पास है। उनकी शायद ज़रूरत कभी अगर पड़े तो दिखाएंगे ज़रूर। पर आप तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहे हो हमारा। हाँ, वो मतलब ऐसा था कि जब वो शुरू में नृत्य कर रहे थे और जो चीज़ें वहाँ पर हुई वो यकीनन बहुत शानदार नहीं थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अंकित सेमवाल जी का, तीर्थ पुरोहित हैं और बहुत सौम्य हैं वो। उनसे मैंने जब बात की तो कहते हैं कि मैं रूम में सो रहा था और एकदम से जब मैंने देखा कि ये आवाज़ आ रही है तो फिर मैं उठा, एक बार के लिए आवाज़ बंद हुई। वो बंद जब हुई तब जब मैंने उनको बोला था, अच्छा, फिर बोलते कि थोड़ी देर बाद फिर बजने, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जब खत्म हुआ तो ये लड़के फिर बजाने लगे। तो फिर अंकित आए, इस दौरान मैं भी इनका वीडियो बना रहा था, और जो ही अंकित आए वहाँ पर उन्होंने फिर उनको अच्छा एक सबक भी दिया। सबक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केदारनाथ धाम हमारा एक अच्छी ऊंचाई पर है और हमारे ज्योतिर्लिंगों में से कहा जाता है शिव वहाँ पर नहीं चाहते कि शोर शराबा हो। जो ढोल दमाऊ भी बजाए जाते हैं बहुत शालीनता से बजाए जाते हैं। पहले तो मान्यता ये भी थी कि घंटी तक नहीं बजाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी कि जो कहीं ना कहीं अब जो ये आधुनिकता की दौर में आपने देखा होगा शायद, उसके बाद जो वीआईपी दर्शन वाला हमने वीडियो किया उसमें एक बड़ी लाइन और बड़ी अच्छी लाइन एक जो बगवाड़ी जी वहाँ पे तीर्थ पुरोहित है, उन्होंने कहा हमें मोदी जी का ये सपनों का केदारनाथ नहीं चाहिए, हमें वो केदारनाथ जी चाहिए जो पहले से थे। वो आप यकीन मानिए तीर्थ पुरोहितों का इतना बड़ा इतिहास है, आज से नहीं, उनके दादा परदादा उनके पुरखों से। देखिए धाम जब कभी अवतरित हुए हों, जब उनके बारे में लोगों ने जाना हो, वहाँ पूजा करनी शुरू की, तो ये तीर्थ पुरोहित ही वो लोग थे। तब व्हाट्सएप और ये ज़माना नहीं था। तो ये गांव गांव जाकर, फिर शहर शहर जाकर, फिर और दूर जाकर धाम के बारे में चर्चा करते थे, वहाँ लोगों को इनवाइट करते थे, फिर लोग यहाँ आते थे, उनका अतिथि सत्कार होता था। तो एक बड़ी बड़ा इतिहास है इसका। अब उस इतिहास को कुछ इस तरह से, क्योंकि आजकल जो मनचले हैं यकीन मानिएगा कोई 50 ढोल लेके आ रहा है। जब धामी जी वहाँ ओपनिंग में गए थे वहाँ 50 एक ढोल पे नगाड़े हो रहे थे, क्या मतलब। और ये बुद्धि विवेक इनका भी शून्य हो रखा है, क्योंकि एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बचाते बचाते ये सब कुछ भूल गए कि हम यहाँ पर क्या कुछ करवा रहे हैं। आज देखिएगा ये सनातन प्रेमी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि यमुनोत्री धाम में भैया 144 लगा देंगे हम यात्रियों के लिए। हाँ, ये अरे हिंदू धर्म का एक व्यक्ति आया है श्रद्धा से, उनको बोल दिया गया भैया 60 मिनट में आप दर्शन कर लो, नीचे आ जाओ, नहीं तो 144 लग जाएगी। अच्छा। या तो आपने व्यवस्थाएं इतनी अच्छी की हुई हो कि चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो फटाफट दर्शन हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वो 60 मिनट यमुनोत्री के और वही केदारनाथ जी के। केदारनाथ जी में शांति लोग रहते हैं, आप यकीन मानिएगा
अगर आप कहीं दूर खड़े हो, जैसे गांव में पहले आवाज लगाया करते थे कि विजय भैया रुक जाइए, वहां वैसा भी नहीं करते थे, पहले से ही नहीं करते थे। 2013 की आपदा में बाबा श्री केदार का सबने रोष देखा है और वो नहीं चाहते कि अब वैसा पुनरावृत्ति कभी हो। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है ये कि जिस तरह से हमारी चीजें हो रही हैं अभी धाम के अंदर, शायद ऐसा एक दिन आ जाए, पता नहीं क्या कल्प हो जाए, क्योंकि आधुनिकता बढ़ावा इतना मिल रहा है वहाँ कंस्ट्रक्शन देखिए। आप यकीन मानिएगा, आपने क्रशर कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, वो हरिद्वार में आपने क्रशर बंद कराया क्योंकि रियासी इलाके में चल रहा था। केदारनाथ धाम में क्रशर हैं, तो क्या ये जियोलॉजिस्ट दिमाग लगा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं। हेली तो चलो, हेली आप देखिए ना, क्रशर कहाँ पे, पता कहाँ पे चल रहा है क्रशर? इसके वीडियोस भी हमने बनाए हैं उसमें। वो सेंचुरी जोन कहा जाता है कि केदारनाथ की तरफ सेंचुरी तो एक चीज है, वो ग्लेशियर पॉइंट है। वहां पर ऐसी ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जो लोग गए हैं, आपको पता होगा, जहाँ पे चोलाबारी लेक है। ये चोलाबारी लेक के ठीक नीचे से, जहाँ अब तो खैर वहां ऊपर पानी नहीं है, पर वहां से डंप निकाला जा रहा है क्रशर के लिए, उसको खोखला किया जा रहा है। वो आने वाले और 2-4 महीने में क्या सरकार की या जो नीति निर्धारक है उनकी नजर नहीं पड़ रही, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है। ये 2100 का मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। वीआईपी दर्शन, मान लीजिए मैं किसी मंदिर में जाता हूँ तो वीआईपी दर्शन का क्या तुक है? मतलब थोड़ा मैं, क्योंकि मैं केदारनाथ गया हूँ एक बार, लेकिन वीआईपी दर्शन वहाँ पर हमने भी नहीं किया था। ये है क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। इसके बाद ये तो एक डोल, जिसके बाद रील बंद हुई या 200 मीटर तक प्रतिबंध लगा, वो बाद में 50 मीटर पे हो गया, वो तो एक बयान था। मुझे तो शुरुआत में लगा वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा डराने की कोशिश की जा रही है कि भैया केस कर देंगे, क्योंकि जैसे गजेंद्र रावत जी पे केस हुआ, एक और हमारे पत्रकार हैं मनमीत रावत, उन पर केस हुआ। तो मैंने तो उस वीडियो में भी बोला जो 2100 वाला था, मैंने कहा आपने कर दिए होंगे पत्रकारों पर केस, अगर केस करना तो अब हम पे भी कर लो, लेकिन हम सच से नहीं। दो चीजें हैं जी केदारनाथ जी में। ये छुपाने की भी कोशिश की जा रही थी, जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को पहले हरिद्वार रोका जा रहा था, फिर ऋषिकेश रोका जा रहा था, क्योंकि चीजें वो नहीं थी जिस प्रकार का बखान किया जा रहा था कि आइए अपने उत्तराखंड में 4 धामों का। अब लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, धारा 144 लगा देंगे आपके ऊपर। सर ये पता चीज क्या है, इस पूरे वर्ष तो ये तमाम लोग, अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है, लोग हमें फिर बोलते हैं कि यार आप किसी एक पक्ष, भाई विपक्ष तो है नहीं, जिंदा अगर रहना होगा तो पत्रकारों को रहना होगा। तो मैं उस पत्रकारिता के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वाकई सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं शून्य है। आप यकीन मानिएगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, केदारनाथ की अभी बात करूं तो जिला अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक बड़ा अच्छे व्यक्तित्व हैं जो वहां पर आए हैं, जिनकी वजह से ये थोड़ा बहुत चल रही है यात्रा। अच्छा, उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं ले रहे, वो सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, जो चीजें करनी चाहिए वो कर रहे हैं। उनकी वजह से मुझे लग रहा है ये पूरा चल पा रहा है। अदरवाइज सोचिए ना, मैं आपको एक खराब गाड़ी दे दूं और मैं आपको बोलूं भैया आप 100 किलोमीटर चलो, तो ये मिला हुआ है उनको, वो उसमें भी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चले। आप यकीन मानिएगा, जब इतना पैसा जा कहाँ पे रहा है? हेली से भी पैसा आ रहा है, जो तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं वो भी आ रहा है, 4 धामों के नाम पर जो तमाम पैसा पर्यटन विभाग जो लगा रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर? ये बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर तो शायद किसी को देना पड़ेगा और मुझे लगता है इसमें किसी अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट को काम करना चाहिए, क्योंकि मंदिर समिति ने बहुत कुछ किया है इस पूरे दौर में। और आप यकीन मानिएगा, चाहे वो सोना पीतल हो गया हो या वो क्यूआर कोड का मामला हो, इतना ज़्यादा जो चंदा जा रहा है वो, या ये 2100 रुपये पर्चियों का, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इन तमाम पैसों को अगर देखें आप, मैं एक कल कैलकुलेशन, एक वीडियो में कर रहा था खच्चर वालों के साथ, मेरी बहुत एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, 8000 ये बता रहे हैं अभी हमने खच्चर रजिस्टर किए हैं, उसके ऊपर भी वो बोल रहे हैं शायद और थोड़े से संख्या हो सकती है, मैं 8000 ही ले रहा हूँ। 3350 ऊपर जाने का किराया है, 2300 नीचे का है, 3 और 2 5, तकरीबन 5600 रुपये ये हो रहे हैं, 5650 रुपये, 5650 इंटू 8000, तो तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर का काम केवल खच्चर वाला कर रहा है। अगर वो 3000-5000 पे काम कर रहा है, सोचिएगा जब मंदिर पहुंच रहे, क्योंकि खच्चर वाले तो लिमिटेड नंबर है, अगर वो 2100 रुपये इतने श्रद्धालु दे रहे हैं तो कितना बजट प्रतिदिन आ रहा होगा, और वो जा कहाँ रहा है पैसा, ये एक बड़ी बात है।
और एक सोचने वाली बात तीर्थ पुरोहितों के लिए भी है, जो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य उनका बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ ये आधुनिकीकरण हो चुका है और ये जो ट्रस्ट एक बनाया गया था, उस ट्रस्ट में धीरे 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 ये सब समायोजित हो जाएंगे। किसी का छोटा लालच और आपसी समन्वय न होना, इन सब जो तीर्थ पुरोहित हैं इनको शायद और 2-4 साल 5 साल बाद बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये आप बात नोटेड रखें, ऐसा शायद हो सकता है जो यथास्थिति देख के लग रही है। बाकी स्थितियाँ कैसी थी रहने खाने का? मैं एक वीडियो भी देख रहा था आपका, आप कह रहे थे कि टेंट में बड़ा सस्ता है वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन जब होटल की बात आते हैं होटल में बहुत महंगा है नीचे सोनप्रयाग वगैरह। देखिए, अब मैंने एक वीडियो और किया था, वो भी बहुत वायरल हुआ, कुछ मिलियंस में वो गया है, वो रतूड़ी जी के चैनल पे गया। वो कोई बोल रहा है 15,000 का कमरा मिल रहा है, 16,000 का, 18,000 का कमरा मिल रहा है। आप देखिएगा, केदारनाथ में व्यवस्थाएं बनाना बहुत मुश्किल है। जो कैंप्स हैं, कैंप्स के रेट्स हैं तकरीबन 900 रुपये गवर्नमेंट रेट्स हैं, तो 500, 700, 800, 900, 1000 जहाँ पर भी व्यवस्था बन रही है कैंप्स वाले ले रहे हैं प्रति व्यक्ति, प्रति बेड। केदारनाथ धाम में और चारों धामों में बेडिंग का सिस्टम है पर बेड। मैं मान के चल रहा हूँ जो 15,000 रुपये बोल रहे हैं वो कम से कम 7 या 8 बेड का रूम होगा, जिसमें वो खाना भी मुहैया करा रहे हैं। अब अगर आप 7,000 को 2,500 से करोगे मल्टीप्लाई या जो भी है, तो शायद वो 15,000 आता। पर आप ये तो कोई नहीं बता रहा कि 8 लोग रुके जी, 10 लोगों के लिए हमारे 15,000 रुपये लगे, यानी कि 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति हुआ। वो कोई सच्चाई में नहीं जाना, बस ये बोल रहे 15,000 में ले लिया, 20,000 में ले लिया, 25,000 में ले लिया। तो आप ऐसी जगह जा क्यों रहे हो? कोई यात्री, कोई पुरोहित या कोई होटल वाला कर्मी आपका हाथ पकड़ के नहीं ले जा रहा है अपने यहाँ। वो आपको केवल चिता रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, अगर ये हमारा रेट है। आप किसी 5 स्टार में जाएंगे, वहां आप रोना शुरू कर देंगे क्या कि भैया यहाँ इतना रेट है? कहीं खाना खाने जा रहे, पिज्जा डोमिनोज में क्यों नहीं जाते? क्यों आप रेट पढ़ते हैं और जाते। पर ये केदारनाथ धाम में ही यही एक मेन वजह थी जो मैं चाहता था कि ये रील वाले, वीडियो वाले बंद हो जाए। विजय भाई, जब शुरुआत में वहाँ पर कुछ पत्रकार गए, जब यात्रा शुरू होने वाली थी, कपाट खुल रहे थे, उनका काम होना चाहिए था कि वहाँ की सच्चाई को दिखाया जाए, वहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाया जाए। और वो दिखाने में लगे हैं कि इतनी भीड़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया। वो तो यूट्यूबर भी कर रहा है, उसी को तो बैन किया गया है। एक पत्रकार की अगर आप वैल्यू समझें तो हमारा काम है समाज में हो रही जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ बात करना, ताकि वो व्यवस्थाओं में बदली जा सके। लेकिन कई लोग अपना धर्म भूल जाते। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले समय में ना लोग व्यूज और टीआरपी के लिए ही काम कर रहे हैं, वही आज गोदी मीडिया कर रहे हैं। तो हम अगर अलग हैं तो हमें वो चीज़ें करनी होंगी। इसके लिए हमें अच्छा लगा और यकीन आप यकीन मानेगा मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा जो सचिव महोदया हैं हमारी राधा रतूड़ी मैडम का, कि उन्होंने ये 50 गज वाला एक फैसला लिया। और साथ के साथ जो 2100 पे हमने वीडियो की थी, उसके बाद तुरंत फैसला आ गया था कि वीआईपी दर्शन बंद हो गए। अजेंद्र अजय जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने काफ़ी समझाने की मुझे कोशिश की, पर उसके बाद वो फिलहाल व्यवस्था बंद हुई। और ये अच्छी एक पहल है, चीज़ें अच्छी दिखती हैं। आज धाम में देखो, आप ये देखिएगा तकरीबन 35 से 50,000 लोग जा रहे हैं। वो लाइन में जा रहे हैं बेचारे। आप यकीन मानिएगा लाइन कहाँ से लग रही है? सीतापुर से गौरीकुंड पुल, मतलब सोनप्रयाग पुल तक, फिर उसके बाद वो शटल के लाइन में बैठ रहे हैं, फिर वहाँ से गौरीकुंड से वो केदारनाथ तक लाइन में जा रहे हैं। इतनी लंबी लाइन जाने के बाद वो वहाँ पर नॉर्मल लाइन में घुसते हैं और वहाँ से दर्शन करते हैं। दर्शन भी शायद 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए। और इनका हक छीन लेता है कोई आदमी हेलीकॉप्टर से आ रहा है बड़बड़ बड़बड़ करके कि इसको वापस जाना है, उस नाम पे उनसे 2100 रुपये ले लिए। ये क्या मतलब है? आस्था ऐसे ही नहीं होती, दर्शन ऐसे नहीं होते। कई बुजुर्ग मैंने देखे 76-80 साल के भी जो पैदल जा रहे हैं, लाइन में लगे, लंबी लाइन में। हमने बहुत लंबी लाइन है सर। मैं पैदल नीचे आ रहा था तो जाम लगा हुआ है रास्ते में। तो सोचिएगा ये मतलब कैसे लोगों के अंदर भक्ति है, आस्था है। अब जो बोल रहे हैं ना कि यूट्यूबर जा रहे हैं, ये बवाल जा रहे हैं, वो है वो लोग, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। और तभी अब एक और प्रयास था कि भैया वो कैंप लगे हुए हैं मंदिर के ठीक पीछे, उन कैंप में क्या कुछ हो रहा होगा रात्रि को, हमें नहीं हो ज्ञान। वो क्यों लगे हैं और किसकी परमिशन से लगाए जा रहे हैं, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, आपको एक चीज़, अब कुछ एक वीडियोज़ और हम बना रहे हैं, आप देखिएगा वहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम है। सीवर डाला हुआ ही नहीं है। जो बाथरूम बनाए गए हैं उनके जो ड्रेन पाइप है, जो वेस्ट है,
चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, वो पाइप नीचे जा रहे हैं और खुले में जा रहे हैं, इतनी ठंडी जगह है, वो वेस्ट सड़ेगा नहीं, इट वुड लास्ट फॉर लॉन्ग। और कितनी वो चीजें खराब करेगा धाम में, ये यहां तक सोच ही नहीं पा रहे, या सोच रहे तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा रतूड़ी मैम से कि इस पर भी कार्रवाई की जाए, इस पर भी देखा जाए। दूसरा, जो एक पुल बनाया गया है जो पुराने रास्ते के लिए जाता था, जहां पर ओम स्थापित किया है उनके उसके ठीक नीचे, वो जो पुल है वो ठीक उसका जो एंड पॉइंट है वो ग्लेशियर के नीचे, वहीं जब पिछली बार आपदा आई थी, यानी कि अगर बाई चांस ग्लेशियर कुछ होता है अप डाउन तो वो पुल सबसे पहले ढहेगा। उसके साथ साथ कुछ कैंप्स भी लगे हुए हैं, तो सुरक्षा, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर एज ए जियोलॉजिस्ट सोचा जाना चाहिए। अब आके बस हुड़दंग करके भैया जी यहाँ बहुत भीड़ है और बजय केदार बाबा की, ये ऐसे करने से मुझे लग रहा है पत्रकारिता कई लोगों की नहीं चलने वाली, जो कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये बताइए ये कौन सी जगह है, ये कहाँ है, हम क्या करना है। आप जो मुद्दों पे बात उठाने के लिए जाने जाते हो उसके लिए करना चाहिए, ये पत्रकारिता होनी चाहिए। पैरों में देख रहा हूँ कि काफ़ी छाले आपके, क्या इसकी भी कहानी क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा लंबी जरूर लगेगी शायद आपको, लेकिन आप देखिएगा बचपन से ही हम पहाड़ पे रहे। स्कूल भी हमारा 2-2.5 किलोमीटर हर दिन अप डाउन होता था, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भैया पैदल चलने की आदत नहीं है। अच्छा, हो सकता है चलो स्कूलिंग पूरी हो गई, अब ना आदत हो। आपको याद हो गया सरबडियार जैसी जगह 12-12 किलोमीटर हम पैदल गए, कई गाँवों में हम जाते हैं जहाँ पैदल जाना पड़ता, तो आदत है। एक अब की बार मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार जा रहे हैं तो डिकैथलॉन से एक शूज़ ले लेते हैं, जो कि उन्होंने बोला, और देखिएगा सारी चीज़ें थी उसमें कि भैया आप आधा नंबर 1 नंबर बड़ा ले लीजिए, वो लिया हमने कि आप ये पहन के जाइए, कंफर्टेबल होगा, और ये बनाया ही ट्रैकिंग के लिए है, बनाया ही इस चीज़ के लिए है। मैंने कहा अच्छी बात है। जब मैं गया हूँ तो मैं हेली से गया, तो मैंने गाड़ी में ही ये चेंज कर दिया था, हेली से मैं गया 6-7 दिन मैंने यही पहना है वहाँ, तो यानी कि जूता मेरे पैर पे कंफर्टेबल हो चुका था। अब जब मैं नीचे आया हूँ उसमें, तो मुझे आधे रास्ते रामबाड़ा के बाद थोड़ा सा पेन होने लगा, मुझे लगा शायद क्योंकि बहुत दिनों से बाद में चल रहा हूँ इसलिए शायद हो रहा हो, या ढलान पे शायद दर्द होता हो। मैंने चेक नहीं किया, फिर भी मैं चलता रहा। जब गौरीकुंड पहुँचने ही वाला था 1.5-2 किलोमीटर पहले, मेरा दिमाग लगा, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है चौहान, आप चेक करो। तो जो घोड़ा पड़ाव है 1.5 किलोमीटर पहले, वहाँ पे मैंने जूता उतारा और मैंने जो ही सॉक्स के बाहर से ही ऐसे पकड़ा, तो आप यकीन मानिए मुझे लगा मेरा तलवा खिसक गया। वो बहुत ज़्यादा हैरत वाला था। और फिर जब मैंने सॉक्स निकाले, अपने सॉक्स भी डिकाथलॉन के, उसमें ये भी नहीं कर सकते कि भैया आप लोकल सॉक्स को यूज़ कर रहे, तो वो जो ही उतारे मैंने देखा इतना बड़ा फुफूरा हो रखा था जैसे जलने के बाद हो जाता है तेल से। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ये हो जाता है, आप इसको पंचर करें। तभी एक और भाई साहब आए, वो बोलते भाई साहब यहाँ तो घोड़े खच्चर की लीड भी है, तमाम चीज़ें हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कैंसर भी हो जाए। हालत थोड़ा ख़राब हुई। उसके बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड जरूर की कि जिस भरोसे के लिए मैंने डिकैथलॉन से जूता लिया था, यकीनन उनको ये चीज़ें भुगतनी चाहिए। तो आई प्लान कि हम अगेंस्ट द लॉ, एक लॉ अगेंस्ट द लॉ नहीं, सॉरी, हम एक लॉ के साथ उनके पर कुछ केस कार्रवाई करेंगे। एक मेडिकल मैंने अपना बनवाया है, उसमें डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल देखते ही बोला ये कहाँ हो गया ऐसा, तो इट वाज अ सीरियस इंजरी। और कई लोगों, एक मेरे कमेंट में देख रहा था, कहते हैं कि 9 महीने तक मेरा नाखून ठीक नहीं हुआ। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो हु इज़ गोइंग टू गेट इट रिपेयर्ड। तो ये सारी चीज़ें, और ये इसलिए भी ज़रूरी है, जागो ग्राहक जागो। हम सब पहले DD1 पे आता था, बड़ा देखते थे, आज क्यों नहीं हम जाग रहे? विजय भाई, ये कैमरा जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये लाइट या ये माइक, अगर ये काम नहीं कर रहे, आपने तो फैसिलिटी के लिए है ना ये, अगर ये काम नहीं कर रहे तो आप उसको जरूर जाओगे कंज्यूमर कोर्ट में। तो वही हमने प्लान किया कि हम कंज्यूमर कोर्ट में जरूर जाएंगे, ताकि, और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए ऐसा, कि आगे आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर उस पर कुछ दुविधा आ रही है तो आप कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले लो, ताकि कंपनीज ऐसी चीज़ें बनानी बंद कर दे। मैंने ये जियो पे भी सवाल उठाया, वहाँ पर एक वीडियो आपने देखा होगा, जियो पे मैंने सवाल उठाया। जियो ने बड़े फ्लैशी अंदाज में सब जगह कहा कि भैया 5G है हमारा चारों धामों में। सोचिएगा, पिछली बार 40-50 लाख गए थे लोग, अब की बार 60-70 लाख अगर लोग वहाँ जाते हैं, वो बोलेंगे कि यार जियो लेकर चलते हैं क्योंकि 5G है। वहाँ तो डेटा ही नहीं है जियो का, कॉलिंग बस हो रही है। हमने अधिकतम वीडियो एयरटेल पे करे, एयरटेल भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम एयरटेल ने कोई दुष्प्रचार नहीं किया है कि हम बहुत अच्छा दे रहे हैं। जियो ने किया है वो, इसलिए हमने उस पर वीडियो बनाया। ऐसे ही हेलीकॉप्टर वालों का है, वो बोलते हैं 1000-1200 मीटर ऊपर उड़ना है उन्होंने, वो उड़ते नहीं है, वो लो फ्लाइट करते हैं।
उस पर भी वीडियो, बहुत सारी चीजें हैं जो केदारनाथ में वाकई अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ वहाँ पर हाँ। घट गई हैं और देखने को एक्सपीरियंस काफी। एक एक्सपीरियंस और देख रहा था मैं, आपके हम शकल मिल गए थे बंगाल, वो क्या किस्सा था? वो बहुत शानदार था। सोचिए मैं मंदिर प्रांगण में था तो एकदम से एक भाई साहब मिले, बोलता है सर आप चौहान सर है क्या, चौहान पत्रकार है क्या? मुझे लगा शायद कोई हमारे जानने वाले होंगे जो वीडियो देखे। मैं कहा हाँ जी। तो उनका जो टोन था वो थोड़ा मुझे लगा आउट ऑफ द हमारे पहाड़ से तो अलग हटके है। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कहता वेस्ट बंगाल। मैंने कहा आप वीडियो देखते? बोलता नहीं सर, वो तो रास्ते में आते आते सब ने मुझे बोला। तो मुझे लगा यार एक अच्छा वो है कि लोग इतना प्यार करते हैं कि हमारे जैसे जो दिख रहा है उसको भी उतना ही प्यार मिल रहा है, तो क्यों नहीं इनका भी वीडियो बनाया जाए। तो वो भी वीडियो बनाया हमने। हाँ चलिए, बहुत प्यार करते हैं लोग जरूर था। आपको, और ये जो एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड पे जाके ही मिलता है। कई पत्रकारों को भी जिक्र करा जो खाली वहाँ पर जाते हैं, जो बताया कि भीड़ दिखाने वगैरह जाते हैं, लेकिन जो मूल समस्या हैं वो नहीं बता पाते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तराखंड के लिए, जो जिस प्रकार के पत्रकार है कि भाई आपको मूल सवाल जो है वो क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों खामखा की इधर उधर की। क्योंकि जैसे त्रिभुवन चौहान ने बोला, यूट्यूबर और रील्स वगैरह वाले बनाने वाले तो सारे ही घूम रहे हैं। खैर, जितनी भी एक्सपीरियंस रहा, त्रिभुवन चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो बातें इन्होंने साझा की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आए चार धाम यात्रा में तो एक बार त्रिभुवन चौहान लोकार्पण का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें तमाम जो एक्सपीरियंस है वो त्रिभुवन चौहान ने वहाँ पर आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।